नमस्ते। आज हम डेविड गॉगिन्स की किताब नेवर फिनिश्ड पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। ये उनकी जो पहली जबरदस्त हिट किताब थी ना, कैंट हर्ट मी, जी उसका फॉलो अप है। हाँ बिल्कुल। हमारे पास इस किताब की एक काफी डिटेल्ड समीक्षा के कुछ अंश हैं और आज का हमारा इरादा है इसके जो गहरे विचार हैं उनको समझना। खासतौर पर समीक्षा इस बात पर रोशनी डालती है कि बाहरी सफलता हासिल करने के बाद भी इंसान का जो अंदरूनी संघर्ष है वो कैसे जारी रहता है और क्यों ये आत्मनिपुणता वाली यात्रा कभी खत्म नहीं होती। ये थोड़ा अलग नजरिया है ना। हाँ है तो। आमतौर पर हम सोचते हैं कि भाई सफलता मिल गई तो सब ठीक हो गया। हाँ, ये पारंपरिक सफलता की कहानियों से मतलब बिल्कुल अलग है। समीक्षा के मुताबिक गॉगिन्स की ये किताब बाहरी उपलब्धियों के जश्न से ज्यादा उस अंदरूनी कश्मकश पर केंद्रित है जो शिखर पर पहुंचने के बाद भी कम नहीं होती, अच्छा बल्कि शायद और क्या कहते हैं, जटिल हो जाती है। जी। गॉगिन्स का मूल मंत्र लगता है जीवन आपको बार बार तोड़ेगा। सवाल ये है कि आप खुद को हर बार और शायद पहले से बेहतर कैसे बनाते हैं। ये सिर्फ अनुशासन या मोटिवेशन की बात नहीं, ये एक निरंतर चलने वाली आत्मसुधार और आत्मखोज की प्रक्रिया है। एक अंतहीन युद्ध जैसा वो कहते हैं। अंतहीन युद्ध, ये शब्द ही काफी कुछ कहता है। तो चलिए इस विचार यात्रा में गहरे उतरते हैं और देखते हैं कि समीक्षा गॉगिन्स के इस दर्शन के बारे में क्या मुख्य बातें उजागर करती है। तो पहला और शायद सबसे बुनियादी सबक जो समीक्षा सामने रखती है वो है गॉगिन्स का ये मानना कि भीतर का युद्ध कभी खत्म नहीं होता है। चाहे आप कितने भी सफल क्यों ना हो जाएं, कितना भी कुछ हासिल क्यों ना कर लें। ये बात मुझे खास तौर पर इसलिए दिलचस्प लगी क्योंकि आम धारणा तो यही होती है ना, कि भाई एक मुकाम पर पहुंचकर शांति मिल जाती है। सही बात है। पर गॉगिन्स कहते हैं कि आराम, सफलता, यहाँ तक कि अहंकार, ये सब आपकी मानसिक धार को कुंद कर सकते हैं अगर आप लगातार उसे तेज करने का प्रयास बंद कर दें। बिल्कुल। समीक्षा में इसे गॉगिन्स के दूसरे पहाड़ के कॉन्सेप्ट से जोड़ा गया है। हाँ, मतलब एक चोटी फतेह करने के बाद भी भूख बनाए रखने की चुनौती। समीक्षा में उनका एक कथन भी है, हाँ। आप चोटी पर पहुंचने के बाद चढ़ना बंद नहीं करते, आप दूसरा पहाड़ ढूंढते हैं। ये सोचना ही अपने आप में एक चुनौती है। क्या वाकई कभी आराम नहीं करना है? देखिए, ये समझना शायद सबसे महत्वपूर्ण है और समीक्षा इसी पर जोर देती है। ये पारंपरिक सोच को सीधी चुनौती है। सही। लोग अक्सर मानते हैं कि लक्ष्य प्राप्ति वो अंतिम पड़ाव है, पर गॉगिन्स की चेतावनी है कि असली खतरा शायद वहीं शुरू होता है। अच्छा, कैसे? आराम दुश्मन बन सकता है क्योंकि यह आपको नरम बनाता है, उस तीव्रता को कम करता है जिसने आपको पहली जीत दिलाई थी। यह दूसरा पहाड़ सिर्फ एक और उपलब्धि नहीं है, बल्कि यह आत्मसंतुष्टि और ठहराव के खिलाफ एक सतत संघर्ष है। तो ये एक मानसिकता है, मंजिल नहीं। हाँ बिल्कुल, यह एक मानसिकता है, मंजिल नहीं। और अगर आराम दुश्मन है और मानसिक धार को तेज रखना है तो सवाल उठता है कि ये कैसे किया जाए। यहीं पर गॉगिन्स का दूसरा सबक, जो उनकी पहली किताब से आगे जाता है, सामने आता है। मेंटल कैलसिंग, यानी मन को कठोर बनाना, भाग 2। हाँ, कैलसिंग वाला कॉन्सेप्ट पहली किताब में उन्होंने ये आइडिया दिया था, लेकिन इस किताब में समीक्षा के अनुसार वो एक महत्वपूर्ण चेतावनी जोड़ते हैं। ये मानसिक कठोरता स्थायी नहीं है। अच्छा। यह आराम और आत्मसंतुष्टि के साथ धीरे धीरे घिस जाती है। हाँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे मेहनत छोड़ने पर हाथों पर पड़ी गांठें नरम पड़ जाती हैं। सही उदाहरण है। तो इस मानसिक कठोरता को बनाए रखने या कहें कि उसे लगातार रिकैलिस करने के लिए गॉगिन्स क्या सुझाते हैं? समीक्षा बताती है कि उनका जवाब है जानबूझकर असुविधा की तलाश करना। तब भी जब सब कुछ ठीक चल रहा हो। उन्होंने इसके लिए कुछ ठोस मानसिक उपकरण भी दिए हैं जिनका जिक्र समीक्षा में है, जैसे अकाउंटेबिलिटी मिरर 2.0। ये क्या है? ये सिर्फ आईने में देखना नहीं, बल्कि अपनी मौजूदा हकीकत का, अपनी कमियों का बिना किसी बहाने के क्रूर ईमानदारी से सामना करना है। फिर है द गवर्नर, वो अंदरूनी आवाज या मानसिक ब्रेक जो सबके अंदर होता है, जो कहता है बस अब और नहीं, ये नामुमकिन है। समझे, वो लिमिटिंग वॉइस। हाँ, गॉगिन्स कहते हैं कि हमें लगातार इस गवर्नर को चुनौती देनी है, उसे ओवरराइड करना है। और तीसरा है द डंजन, एकांत, आत्मविश्लेषण और कठोर अनुशासन का एक मानसिक स्थान। द डंजन। हाँ, जहां आप खुद को धकेलते हैं, अपनी कमजोरियों से लड़ते हैं और असल विकास वहीं होता है उनके अनुसार। ये उपकरण इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये निष्क्रिय सिद्धांत नहीं है।
ये सक्रिय अभ्यास हैं, मतलब आपको ये करना है। अच्छा। समीक्षा इस बात पर बल देती है कि गोगिन्स के लिए ये सब करने का मतलब है लगातार आत्म-मूल्यांकन करना और अपनी कथित सीमाओं को निरंतर चुनौती देना। द गवर्नर का विचार खास तौर पर शक्तिशाली है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारी ज्यादातर सीमाएं बाहरी परिस्थितियों से ज्यादा हमारे अपने मन की बनाई हुई होती हैं। सही बात है। और द डंजन का विचार भी, ये एकांत कोई सजा नहीं, बल्कि जानबूझकर चुना गया एक ट्रेनिंग ग्राउंड है, जहां बाहरी शोर से दूर आप अपने अंदरूनी राक्षसों से लड़ते हैं और मजबूत बनते हैं। अंदरूनी राक्षसों से लड़ना, ये बात हमें सीधे तीसरे सबक पे ले जाती है, जो मुझे समीक्षा में काफी अनोखा लगा। आजकल ज्यादातर सेल्फ हेल्प या मोटिवेशनल किताबें सकारात्मकता पर बहुत जोर देती हैं, पॉजिटिव रहो, अच्छा सोचो। हाँ, ये तो है। लेकिन गॉगिन्स समीक्षा के अनुसार लीक से हटकर चलते हैं। वो मानव मन के तथाकथित अंधेरे पक्ष को अपनाने की बात करते हैं। अंधेरे पक्ष मतलब? जैसे दर्द, गुस्सा, अतीत के आघात, इन सब को उन्हें दबाने या भूलने की बजाय उन्हें ईंधन के रूप में इस्तेमाल करने की वकालत करते हैं। ओहो, ये तो काफी इंटेंस है। हाँ, समीक्षा बताती है कि गॉगिन्स दर्द से भागने की बजाय उसे गले लगाने को कहते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि असल विकास और ताकत उसी दर्द के दूसरी तरफ छिपी होती है। इसमें उनका एक उदाहरण भी है जो बहुत गहरा है। अंधेरा पक्ष जीने की जगह नहीं है, लेकिन जब आपको शक्ति की आवश्यकता हो तो ये यात्रा करने की जगह है। इसका मतलब क्या निकाला जाए? क्या ये खतरनाक नहीं हो सकता? मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो ये एक जटिल लेकिन महत्वपूर्ण विचार है। देखिए, अब समीक्षा शायद ये दर्शा रही है कि गॉगिन्स नकारात्मक भावनाओं को पूरी तरह नकारने के बजाय उन्हें स्वीकार करने और समझने पर जोर देते हैं। दमित भावनाएं अक्सर अनियंत्रित तरीकों से बाहर आती हैं। सही है। गॉगिन्स का तरीका, जैसा समीक्षा प्रस्तुत करती है, उन्हें स्वीकार करना है और उनकी ऊर्जा को एक दिशा देना है, एक लक्ष्य की ओर। ये डार्क साइड एक टूल है, एक रिजर्व टैंक है, जिसे जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन उसमें खो नहीं जाना है। तो संतुलन जरूरी है। हाँ, संतुलन महत्वपूर्ण है और शायद गॉगिन्स का जोर उस ऊर्जा को नियंत्रित तरीके से इस्तेमाल करने पर है, न कि उसमें डूब जाने पर। नियंत्रित तरीके से इस्तेमाल करना, ये विचार शायद चौथे सबक से जुड़ता है, जो प्रेरणा, मोटिवेशन और इच्छा शक्ति, ड्राइव के बीच के अंतर को स्पष्ट करता है। हाँ, ये भी बड़ा जरूरी पॉइंट है। समीक्षा के अनुसार गॉगिन्स इन दोनों में बहुत साफ फर्क करते हैं। उनका मानना है कि प्रेरणा बाहरी होती है, क्षणिक होती है। कोई वीडियो देखा, कोई भाषण सुना, जोश आ गया, लेकिन जैसे ही मुश्किल बढ़ती है, हवा हो जाती है। हाँ, ये प्रेरणा हवा हो जाती है। दूसरी तरफ इच्छा शक्ति या ड्राइव अंदरूनी होती है और ये स्थायी होती है। ये रातों रात नहीं बनती। कैसे बनती है फिर? ये बनती है पीड़ा सहने से, उबाऊ लगने वाले काम को बार बार दोहराने से और एक गहरे अटूट उद्देश्य से। समीक्षा बताती है कि गॉगिन्स बाहरी मोटिवेशनल स्पीकर्स या सोशल मीडिया की वाहवाही पर निर्भर रहने के सख्त खिलाफ हैं। अच्छा। असली ताकत उनके अनुसार अंदरूनी बातचीत, सेल्फ टॉक और मुश्किल कामों को आदत बना लेने से आती है, चाहे आपका मन करे या ना करे। ये एक बहुत ही बुनियादी लेकिन अक्सर नजरअंदाज किया जाने वाला अंतर है। समीक्षा इस बात को रेखांकित करती है कि सच्ची लगन या दृढ़ता जो लंबे समय तक चलती है, वो किसी बाहरी उत्साह या मूड पर निर्भर नहीं करती। सही। ये अंदरूनी प्रतिबद्धता और अनुशासन का नतीजा है। ये बाहरी सत्यापन के बजाय आंतरिक नियंत्रण पर जोर देता है। प्रेरणा शायद चिंगारी दे सकती है, लेकिन इंजन को चलाने वाला ईंधन वो इच्छा शक्ति ही है, खासकर जब रास्ता मुश्किल और लंबा हो। बिल्कुल, ये इच्छा शक्ति ही है जो आपको तब भी चलाती है जब प्रेरणा सो रही होती है। और रास्ते में मुश्किलें तो आएंगी, चाहे आप डेविड गॉगिन्स ही क्यों ना हो। हाँ, ये भी सच है। यही हमें 5वें सबक तक लाता है, पुनर्खोज या री इन्वेंशन की शक्ति। समीक्षा बताती है कि दुनिया के सबसे मजबूत और दृढ़ निश्चयी इंसानों में से एक बनने के बाद भी गॉगिन्स को गंभीर चोटों, गहराते आत्मसंदेह और उम्र बढ़ने की चुनौतियों का सामना करना पड़ा। अरे वाह! ये पढ़कर थोड़ी हैरानी होती है, लेकिन शायद यही असलियत है। वो इन मुश्किल पलों का इस्तेमाल समीक्षा के अनुसार हमें पुनर्खोज का महत्व सिखाने के लिए करते हैं। यानी जब आपकी पुरानी पहचान, आपकी पुरानी क्षमताएं काम करना बंद कर दें या हालात बदल जाएं, तो आप खुद को शून्य से कैसे दोबारा गढ़ते हैं। ये तो बहुत रिलेटेबल बात है। हाँ, समीक्षा में उनकी गंभीर घुटने की सर्जरी और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं के बाद जब डॉक्टरों ने कहा कि वो शायद फिर कभी दौड़ नहीं पाएंगे,
तब उनके फिर से अल्ट्रा मैराथन दौड़ने की कहानी का जिक्र है। ये सिर्फ शारीरिक वापसी नहीं थी, ये पूरी तरह से एक मानसिक और पहचान का पुनर्निर्माण था। अद्भुत। समीक्षा में उनका एक कथन भी है जो बहुत शक्तिशाली है। सबसे कठिन लड़ाई दुनिया के साथ नहीं है, तो फिर किसके साथ है? ये उसके साथ है जो आप कल थे। वाह! ये अनुकूलनशीलता, एडेप्टेबिलिटी और पहचान के लचीलेपन, आइडेंटिटी, फ्लेक्सिबिलिटी के महत्व पर जोर देता है। समीक्षा शायद ये बता रही है कि गॉगिन्स हमें सिखाते हैं कि हमें अपनी पहचान को अपनी वर्तमान उपलब्धियों या क्षमताओं से बहुत कसकर नहीं बांधना चाहिए। जब हम सीमाओं का सामना करते हैं, चाहे वे शारीरिक हों, उम्र संबंधी हों या परिस्थितियों के कारण हों, तो ये अंत नहीं है। ये एक अवसर है अपनी परिभाषा को बदलने का, नए तरीके खोजने का, विकसित होने का। सही। ये दिखाता है कि बाधाएं आपको तोड़ सकती हैं या फिर आपको कुछ नया बनने के लिए मजबूर कर सकती हैं। चुनाव आपका है। विकसित होना, नया बनना, ये सब हमें छठे और अंतिम मुख्य सबक पर लाता है, जो पूरी किताब के शीर्षक और दर्शन का सार है। कभी खत्म नहीं, नेवर फिनिश्ड मानसिकता। हाँ, नेवर फिनिश्ड। समीक्षा इससे गॉगिन्स की विचारधारा का मूल स्तंभ बताती है। इसका सीधा सा मतलब है व्यक्तिगत विकास और आत्मनिपुणता की कोई अंतिम रेखा, कोई फिनिश लाइन नहीं होती। हमेशा चलते रहना है। हाँ, जीवन का मतलब ही है लगातार विकसित होना, अपनी सीमाओं को जानना, उन्हें तोड़ना और फिर नई सीमाएं ढूंढना। ये एक अंतहीन प्रक्रिया है। ये सुनने में थोड़ा थकाऊ भी लग सकता है, पर समीक्षा में बताया गया है कि गॉगिन्स इस मानसिकता को एक मानसिक प्रयोगशाला, मेंटल लैब की तरह देखते हैं। मेंटल लैब? हाँ, ये एक ऐसी जगह है जहां आप लगातार खुद पर प्रयोग करते हैं, नई चुनौतियों को आजमाते हैं, अपनी असफलताओं का बिना किसी जजमेंट के विश्लेषण करते हैं। ये क्यों काम नहीं किया, अगली बार क्या अलग करूंगा। अच्छा, मतलब सीखना। हाँ, और अपने मानसिक सॉफ्टवेयर को लगातार अपग्रेड करते रहते हैं। ये सुनने में थका देने वाला लग सकता है, लेकिन शायद यही निरंतर प्रगति का रहस्य है। हाँ, ये विचार के काम कभी पूरा नहीं होता। शुरू में भारी लग सकता है, लेकिन इसका सार शायद ये है कि जीवन ठहराव का नाम नहीं है। ये एक सतत प्रक्रिया है, निरंतर सीखने, अनुकूलन करने और सुधारने की। समीक्षा इसे एक ऐसी मानसिकता के रूप में प्रस्तुत करती है जो हमें आत्मसंतुष्ट होने से रोकती है और हमेशा बेहतर करने के लिए प्रेरित करती है, चाहे हमने अतीत में कुछ भी हासिल किया हो। जैसा कि गॉगिन्स कहते हैं, और समीक्षा इस पर जोर देती है, आप कभी खत्म नहीं होते। हमेशा एक और स्तर होता है। मिशन चढ़ते रहना है। ये यात्रा ही मंजिल है एक तरह से। बिल्कुल। तो ये थे मुख्य सबक। अब थोड़ी बात करते हैं कि समीक्षा किताब की शैली और संरचना के बारे में क्या कहती है। इसे एडम स्कोलनिक के साथ मिलकर लिखा गया है और समीक्षा के अनुसार लेखन शैली एकदम कच्ची, सीधी, तीव्र और क्रूरता से ईमानदार है। मतलब कोई फिल्टर नहीं। हाँ, कोई बनावट नहीं, कोई शुगर कोटिंग नहीं। संरचना भी दिलचस्प बताई गई है। हर अध्याय में 3 हिस्से होते हैं। पहले गॉगिन्स की कोई कहानी या अनुभव, फिर उस पर उनका चिंतन या विश्लेषण, और अंत में एक चुनौती, चैलेंज खंड। चैलेंज किस तरह का? ये चुनौती खंड महत्वपूर्ण है। इसमें पाठकों को व्यवहारिक अभ्यास दिए जाते हैं, जैसे कि जर्नलिंग के लिए सवाल, सहनशक्ति बढ़ाने के लिए लक्ष्य या मानसिक प्रशिक्षण के तरीके, ताकि वो सिर्फ पढ़े नहीं बल्कि गॉगिन्स के सबकों को अपने जीवन में लागू करने की कोशिश करें। ये तो बहुत अच्छा है, एक्शन लेने के लिए। हाँ, समीक्षा में एक और खास बात का जिक्र है, ऑडियो बुक संस्करण। ऑडियो बुक? बताया गया है कि वो और भी ज्यादा शक्तिशाली है, क्योंकि उसमें अध्यायों के बीच गॉगिन्स और स्कोलनिक की बिना स्क्रिप्ट वाली बातचीत और कमेंट्री शामिल है। अरे वाह! जिससे यह अनुभव किसी व्यक्तिगत कोचिंग सत्र या पॉडकास्ट जैसा बन जाता है। ये संरचना वाकई इसे खास बनाती है। समीक्षा इसे सिर्फ आत्मकथा या सिर्फ सेल्फ हेल्प गाइड नहीं मानती, बल्कि इन दोनों का और साथ में मनोवैज्ञानिक विश्लेषण का एक अनूठा मिश्रण बताती है। चुनौती खंड इसे निष्क्रिय पढ़ने की प्रक्रिया से सक्रिय भागीदारी में बदल देते हैं। ये पाठक को सिर्फ जानकारी लेने वाला नहीं, बल्कि उस जानकारी पर काम करने वाला बनाता है। सही बात है। और ऑडियो बुक का इंटरैक्टिव प्रारूप ये गॉगिन्स के व्यक्तित्व और उनके संदेश की तीव्रता को और भी प्रभावी ढंग से पहुंचाता होगा। जैसा समीक्षा इंगित करती है, ये पाठक और लेखक के बीच की दूरी को कम करता है। और इस सबका असर कैसा रहा है? समीक्षा में किताब को पाठक वर्ग और प्रभाव के लिहाज से कैसे देखा गया है? रेटिंग्स काफी ऊंची दी गई हैं। प्रेरणा के लिए 5/5, वाह। व्यवहारिक अनुप्रयोग के लिए 45
लेखन शैली के लिए 45, गहराई और चिंतन के लिए 55 और समग्र प्रभाव के लिए 55। ये तो काफी प्रभावशाली स्कोर कार्ड है ना? समीक्षा ये भी बताती है कि ये किताब किसके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद हो सकती है। किन के लिए? उन लोगों के लिए जो जीवन में कहीं फंसा हुआ, अटका हुआ या हतोत्साहित महसूस कर रहे हैं। उन लोगों के लिए भी जिन्होंने सफलता तो हासिल कर ली है, लेकिन अब अंदर से खालीपन या ठहराव महसूस करते हैं। वही दूसरे पहाड़ वाली चुनौती। हाँ। एथलीट, उद्यमी, सैनिक या कोई भी व्यक्ति जो उत्कृष्टता की तलाश में है। मतलब लगभग हर कोई जो कुछ बड़ा करना चाहता है। हाँ, और जाहिर है जिन्होंने कांट हर्ट मी पढ़ी और पसंद की और अब गॉगिन्स की मानसिकता के अगले स्तर को समझना चाहते हैं। समीक्षा 2 शक्तिशाली कथनों के साथ किताब के सार को समेटने की कोशिश करती है। पहला, आप इतने आरामदायक और नरम जीवन जीने के खतरे में हैं कि आप अपनी वास्तविक क्षमता को महसूस किए बिना ही मर जाएंगे। सीधी चोट। हाँ, ये सीधी चोट करने वाली बात है। और दूसरा, आपकी आलोचना करने वाले अधिकांश लोगों ने तो वो शुरू भी नहीं किया है जिसे आप खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। वाह, ये भी बहुत ताकत देता है। बाहरी आलोचना से निपटने का एक नजरिया। बिल्कुल, ये दोनों ही बातें सोचने पर मजबूर करती हैं। निश्चित रूप से। कुल मिलाकर समीक्षा का निष्कर्ष यही लगता है कि यह सिर्फ एक और मोटिवेशनल किताब नहीं है, बल्कि यह निरंतर विकास, आत्म अनुशासन और अंदरूनी ताकत बनाने का एक गहरा, कभी-कभी कठोर दर्शन प्रस्तुत करती है। ये एक शक्तिशाली अनुस्मारक है कि हम जीवन में चाहे किसी भी मुकाम पर हों, हमारा काम, हमारा विकास कभी खत्म नहीं होता। जीवन लगातार हमारी परीक्षा लेगा, हमें चुनौती देगा, और शायद गॉगिन्स के नजरिए से यही चुनौतियां ही हैं जो हमें वास्तव में जिंदा महसूस कराती हैं, जो हमें अंदर से मजबूत बनाती हैं। हाँ, चुनौती ही विकास का इंजन है। तो डेविड गॉगिन्स की नेवर फिनिश्ड पर आधारित इस समीक्षा से जो मुख्य बात निकलकर सामने आती है वो ये है कि आत्मनिपुणता और व्यक्तिगत विकास की यात्रा सचमुच कभी समाप्त नहीं होती। कभी नहीं। ये एक सतत प्रक्रिया है, एक निरंतर चढ़ाई है। हमेशा एक और पहाड़ है जिस पर चढ़ना बाकी है। ठहराव ही शायद सबसे बड़ा खतरा है। और ये हमें एक दिलचस्प सवाल पे छोड़ जाता है जिस पर मनन किया जा सकता है। क्या सवाल? समीक्षा लगातार असुविधा और चुनौती की बात करती है, लेकिन क्या लगातार असुविधा की तलाश, अगर उसमें संतुलन न हो, तो अपने आप में हानिकारक हो सकती है? अच्छा पॉइंट है। क्या ये बर्नआउट या खुद को जरूरत से ज्यादा तोड़ने का कारण बन सकती है? या क्या असली कुंजी सही प्रकार की चुनौती ढूंढने में है? वो चुनौती जो आपको विकसित करे, आपको मजबूत बनाए, बिना आपको पूरी तरह से खत्म किए। इस संतुलन को कैसे पाया जाए, खासकर जब गॉगिन्स का दर्शन इतना चरम पर जोर देता है? ये वाकई एक जरूरी सवाल है, तीव्रता और संतुलन के बीच की वो महीन रेखा। इस जानकारीपूर्ण चर्चा के लिए धन्यवाद।